आप एमपीडीएलएड की तैयारी कर रहे हो, आपको एमपीडीएलएड की परीक्षा उत्तीर्ण होना है बहुत ही आसान तरीके से, तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है समाज शिक्षा और पचर्या बोध। जी हां, इस द्वितीय वर्ष के इकाई 2 की बात हम करने वाले हैं। द्वितीय वर्ष का जो विषय है समाज शिक्षा और पचर्या बोध, इसकी इकाई 2 की बात करेंगे। तो इसकी इकाई 2 का नाम है शिक्षा के उद्देश्य। अब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सीधा सीधा आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। इस वीडियो में आपको मिलेगा इस पूरी इकाई के अंक विभाजन, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो पूर्ववत डीएलएड की परीक्षा में आए थे, अभी आने वाली परीक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें से आने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, लघु उत्तरीय की, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की भी। साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा आपको इसका अंक विभाजन की कितने अंकों का कौन सा प्रश्न उत्तर आने वाला है। तो ये तो बात होगी इस वीडियो में क्या क्या होगा। और एक चीज बता दूं कि अगर आपको इस पूरे विषयों के नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके सारे नोट्स ले सकते हो। जी हां, बहुत ही कम दाम में आपको सभी विषयों के नोट्स मिल जाएंगे, जिससे डीएलएड की परीक्षा में आप 90% तक हासिल कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्रत्येक विषय की वीडियो लेक्चर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। वो सारी वीडियोस देखकर आप अपने डीएलएड की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू में बताता हूं आपको इसके अंक विभाजन की। तो बात करें इसके अंक विभाजन की, तो ये जो इकाई 2 है इस पे कुल अंक आवंटित था 20। जी हां, इकाई 2 जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य, इस पे कुल कितने अंक आवंटित था 20, यानी एक यूनिट 20 अंकों की है, यानी आधे घंटे से कम की वीडियो देखकर आप 20 अंक हासिल कर सकते हो। देखिए यहां पे एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आ रहे हैं भाई, 4 आ रहे हैं। लती लघुत्तरी यानी 2 मार्क्स के 2 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि दो नंबर के 2, यानी कि 4 अंक हो गए ये अति लघु वाले। फिर आता है लघु उत्तरीय यानी 3 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का भी एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, और अति दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का एक प्रश्न। तो इस प्रकार से 5 4 9 9 3 12 12 4 16 और 16 4 20। तो इस प्रकार से कुल 20 अंक आवंटित है इस इकाई 2 पर। तो ये तो बात हो गई अंक विभाजन की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। कौन से सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर यहां पर देख लीजिए। और एक बात बता दूं, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो 20 नंबर आपके पक्के हैं गारंटी के साथ। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है भाई। शिक्षा जो होती है उसका संकुचित, यानी शॉर्ट में किसी को समझाना है कि व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है, तो भाई विद्यालय शिक्षा, यानी विद्यालय स्कूल में जाकर जो हम पढ़ते हैं, जो हासिल करते हैं, उसी शिक्षा को क्या कहा जाता है भाई, शिक्षा कहा जाता है। तो विद्यालय शिक्षा को शिक्षा कहा गया। ठीक, ऐसा संकुचित अर्थ है। मोटे तौर पर देखें तो किसी से भी सीखना, कोई ज्ञान हासिल करना, वो शिक्षा होता है। लेकिन आमतौर पर किसी को पूछेगा भाई क्या है एजुकेशन, तो बोलेगा कि स्कूल में जाकर जो पढ़ते हैं वही एजुकेशन है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालय शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालय शिक्षा। दूसरा, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। अब इसको आपको ये भी बोल सकता है ऑब्जेक्टिव में कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, द्विमुखी, यानी दोनों तरफ से होने वाली। मैं यहां पर पढ़ाता रहूंगा, मेरी वीडियो देखने वाला कोई नहीं है, तो ये प्रक्रिया गलत हो गई, यानी शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया थोड़ी हुई। अगर आप वीडियो ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर पढ़ने के लिए, आपको कोई वीडियो ही नहीं मिल रही है डीएलएड की, तो भी परीक्षा नहीं हुई, तो भी पढ़ाई नहीं हुई। तो शिक्षा जो है दोनों तरफ से होती है, छात्र और अध्यापक दोनों। तो शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। अगला देखिए, शिक्षा और समाज का संबंध कैसा है भाई। शिक्षा और समाज का संबंध घनिष्ठ है। कैसा है, घनिष्ठ। घनिष्ठ यानी होता है गहरा संबंध भाई। तो शिक्षा और समाज का जो संबंध है वो घनिष्ठ है, गहरा संबंध है। अगला देखिए, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह कथन किसका है भाई, स्पेंसर जी का। यह कथन किसने किया है, तो स्पेंसर ने। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह कथन स्पेंसर का दिया हुआ है। स्पेंसर ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विकास है। अगला, विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। जो विकासशील देश है, भारत जैसा देश जो विकासशील, यानी जिसका विकास हुआ नहीं है, विकास हो रहा है अभी, तो ऐसे देशों का पिछड़ने का कारण क्या है। सबसे मेन बात कि इन देशों की शिक्षा, अगर आप अमेरिका की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो वहां पर भाई शिक्षा बहुत आगे है। हमारे भारत के छात्र वहां पढ़ने जाते हैं। तो जिस भी देश में शिक्षा पे ध्यान दिया वो देश सबसे आगे चला जाता है भाई। तो वो हमारा देश जो है शिक्षा को बहुत ही निम्न स्तर का समझ रहा है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा का हाल क्या है, या आप शिक्षक हो, आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हो भाई, तो आप सबसे अच्छे से जानते हो। आप और मैं, हम अच्छे से समझते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का हाल क्या चल रहा है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो विकासशील देशों के पिछड़ने का कारण क्या है, शिक्षा की कमी।
अगला देखिए, शिक्षा के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो कहां होती है? समाज में। भाई समाज में ही होगी ना। भाई शिक्षा अगर मुझे देनी है तो मैं पहाड़ पर बैठ के वीडियो तो बना नहीं सकता और जाके जंगल में ऐसे वीडियो बनाकर वही मोबाइल छोड़ दूं, कोई आकर देख लो जंगल में वीडियो मेरा। पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता। भाई शिक्षा जो है वो समाज में हो सकती है, तो मैं शिक्षा दूंगा और आप भी शिक्षा लेंगे कहां? समाज में। तो यूट्यूब हमारा एक कम्युनिटी है, यूट्यूब हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां से हम बहुत सारे टीचर्स, मेरे जैसे कई टीचर्स होंगे मुझसे, बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। कई सारे आपके जैसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे या दूसरे टीचर से बहुत सारा पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कम्युनिटी, हमारा एक समाज है यूट्यूब, जहां हम पढ़ाई करवा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो कहां होती है? भाई समाज में होती है। अगला, सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, ये किसने कहा था? ये किसका कथन है? सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन है मैकवायर पेज का। जी हाँ, मैकाइवर पेज का, याद रखिएगा। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन है मैकाइवर पेज का। मैकाइवर पेज नामक व्यक्ति, भाषा विज्ञानी, उन्होंने कहा था ये। अगला, शिक्षा एक अनवरत, अनवरत का अर्थ होता है लगातार चलने वाली, सतत चलने वाली। तो शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसा मेथड है, ऐसी चीज है जो हमेशा लगातार चलते रहती, कभी रुकेगी नहीं। आपने जहां पढ़ना छोड़ दिया वहां आपका विकास रुक गया, वहां आपका ज्ञान आना रुक गया। और जहां आप पढ़ते रहे भाई, कभी पढ़ाई खत्म नहीं होती, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, लगातार चलती रहती है। शिक्षा तो हमेशा चलती रहती है। तो शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत के संविधान में प्रदत्त, प्रदत्त मतलब दी हुई, भारत के संविधान में दी हुई मौलिक अधिकारों की संख्या है। यानी भारत के संविधान ने कितने मौलिक अधिकार दिए हैं, मतलब फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, फंडामेंटल राइट्स। तो भारत का अगर कोई नागरिक है तो उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं? कुल 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और साथ ही साथ राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ऐसे आपको अधिकार मिलते हैं। तो ये जो अधिकार दिख रहे हैं ना, ये 6 अधिकार हमें हर व्यक्ति को मिल जाते हैं अगर वो भारत में पैदा होता है तो। और ये अधिकार हमारा संवैधानिक हक है, इसे हम लेकर रहेंगे। हमें अपना धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता। हमें फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार है, हमारी आजादी को नहीं छीन सकता, वगैरह वगैरह। तो भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, इनकी जो संख्या है कितनी है? 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। अगला, ब्रिटिश काल में शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ था। यानी कि ब्रिटिश काल में जो मिशनरी थे, मिशनरी का अर्थ होता है धर्म का प्रचार करने वाले। आमतौर पर इनका इस्तेमाल, मिशनरी शब्द का इस्तेमाल जो ईसाई धर्म प्रचारक होते हैं उनके लिए होता है। तो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ था, कि मिशनरियों ने क्या किया? हमारी शिक्षा में सिंध लगाई, हमारे वैदिक, हमारे गुरुकुल, इसको बंद करा दिया और अपना पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, अपना ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है यानी पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा है, देना शुरू कर दिया। हमें अंग्रेजी की तरफ धकेल दिया। जबकि हमारी जो वैदिक शिक्षा थी, वैदिक गणित, हम जो अपने वेद पुराण पढ़ते थे, उन सबको हटा दिया इन लोगों ने। तो ये हमारी शिक्षा को नष्ट करने वाले लोग थे। तो इनका प्रवेश कब हुआ भारत की शिक्षा में? भाई ब्रिटिश काल में, ब्रिटिशर्स के समय में। अगला, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो क्या है? परिवार। यानी बालक जो सबसे पहले कहां सीखता है? भाई परिवार में सीखता है। बालक सबसे पहले अपने कहां सीखेगा? परिवार में। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वह परिवार ही है। वो अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़ों से, आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनसे सीखता है। उसके बाद स्कूल जाता है। बोलना, चलना, खाना पीना, है ना, व्यवहार तो अपने परिवार में ही सीखता है। 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का होता है, उसके बाद ही वो स्कूल जाता है। तो पहला विद्यालय जो है, पहला पाठशाला जो है, परिवार ही है। ठीक। अगला देखिए, भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? भारत के समाज को बदलने का, भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे ज्यादा अधिकार बोल रहे हैं, अधिक योगदान किसका रहा? तो भाई सबसे अधिक योगदान रहा पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी सभ्यता। यानी विदेशी जो लोग रहे जिन्होंने हमें पढ़ाई लिखाई करवाई, हमें विदेशी चीजें सिखाई, उनका योगदान रहा। उनकी वजह से हमारा समाज बदला है। कहां हम शर्ट पैंट धोती कुर्ता पहनने वाले जींस पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं हमारी सभ्यता। तो हमारी पूरे समाज को चेंज करना, मैं गलत या सही नहीं बोल रहा हूं, बस ये बोल रहा हूं कि चेंज करने में, उस पूरे समाज को चेंज करके इस समाज में बदलने में किसका हाथ है? तो पश्चिमी सभ्यता का। ध्यान रखेंगे आप। ठीक। तो ये हो गए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लिया जाए, ध्यान से देखिए। रिवीजन इसलिए ताकि आप कभी भूले ना, यही वीडियो देखकर ही याद हो जाए आपको। चलिए मेरे साथ बोलते चलिएगा। शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालय शिक्षा। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। शिक्षा और समाज का संबंध गहरा घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह कथन स्पेंसर का है। विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है शिक्षा की कमी। शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया समाज में होती है। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का। शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। भारत के संविधान में प्रदत्त दी गई मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, कुल 6 मिलते हैं। ब्रिटिश काल में शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ।
बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान रहा पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का। देखिए, तो ये तो हो गए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब मैं कुछ अति लघुत्तर प्रश्नोत्तर बताता हूं। ऐसा नहीं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सिर्फ एक एक नंबर के 4 आने वाले तो सिर्फ यही 4 आएंगे। इनकी मदद से आप अति लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तर प्रश्नोत्तर लिख पाओगे इन वस्तुनिष्ठ के साथ। तो कभी भी इकाई पढ़ने की शुरुआत वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों के साथ किया करो, किसी भी विषय की, सिर्फ डीएड की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी आप पढ़ो तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ जरूर पढ़ो, ताकि वो आपके बड़े प्रश्नोत्तरों को हल करने में मदद करे। ठीक, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है लघुत्तरी में कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का क्या योगदान है। भाई शिक्षा का योगदान क्या है राष्ट्रीय विकास में? तो मजाक वाला सवाल हो गया, आप सबको आता होगा, है ना, कि भाई राष्ट्र का विकास करना है तो बिना शिक्षा के हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भाई शिक्षा से राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा से हम अपने राष्ट्र का सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक विकास, आर्थिक विकास कर सकते हैं। शिक्षा से ही मनुष्य अपने समाज, अपने देश का भला कर सकता है। शिक्षा से हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी, यानी कि हम अपने बहुत सारे ऐसे नए नए जो आविष्कार है उनकी मदद से देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है कि शिक्षा से देश कैसे डेवलप होता है, राष्ट्र का विकास कैसे होता है, वो लिखना है। तो आई एम श्योर कि आप लिख लोगे। अगला, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया, स्पष्ट कीजिए। भाई क्लियर कीजिए, बताइए कि शिक्षा एक गतिशील, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। भाई शिक्षा जो है लगातार गतिशील चलने वाली प्रक्रिया है, कैसे बताएंगे? क्योंकि शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, वो कभी खत्म नहीं होती। यहां से देख लीजिए आप, भाई हमने पढ़ा था ना शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तो यहां मिल गया ना आंसर। तो ये लघु उत्तरी लिखने के लिए आपके पास वस्तुनिष्ठ का हेल्प से लिख पाएंगे। ठीक, तो शिक्षा जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, बिना रुके अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इस कारण से क्या होता है कि शिक्षा गतिशील रहती है। आप जब तक सीखते रहेंगे तब तक आप शिक्षा हासिल करते रहेंगे, आपको ज्ञान अर्जित होता रहेगा। जहां आपने सीखना बंद किया वहां पर आपकी प्रक्रिया रुक गई, वहां आपको शिक्षा मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए शिक्षा एक अनवरत चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लिख लीजिएगा। अगला, शिक्षा के उद्देश्य बतलाइए। भाई शिक्षा क्यों लेते हैं, एजुकेशन क्यों हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए नहीं। सिर्फ वो पैसा कमाना, आर्थिक विकास तो एक पहलू है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही पढ़ाई करना है, ये गलत है। पढ़ाई करने से हम मनुष्य बनते हैं, हमारा सर्वांगीण विकास होता है ना। तो शिक्षा जो है उसका पहला उद्देश्य है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता यानी इंसानियत पैदा करना, समाज का विकास करना, हमारे राष्ट्र देश का विकास करना, हमें मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक विकास करना भी शिक्षा का ही उद्देश्य है। शिक्षा से ही अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई भाई, वो शिक्षा के उद्देश्य आप लिख सकते हो। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो पॉज कर आप पूरा लिख भी सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो स्टूडेंट्स, 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को पढ़ने के बाद, उनके लघुत्तरी भी देख लेने के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं, तो उन्हें देख लेने के बाद हम बड़े ही कुछ अन्य लघुत्तरी और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक की वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई है, मेरी मेहनत जरा सी भी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो तो देखते हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं रखते। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, क्लासमेट जो आपके साथ पढ़ते हैं, डीएड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी भला हो सके और आपको भी उनकी दुआएं लगे और आप एक अच्छे शिक्षक बने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की, कि शिक्षा के कार्य क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, नाम ही है शिक्षा का उद्देश्य इकाई का, तो बाकी कार्य तो पूछेगा ही। तो शिक्षा के कार्य क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षा के 3 कार्य होते हैं मुख्यतः, आपको जैसे लिखना है। शिक्षा के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। पहला, शिक्षा के सामान्य कार्य। शिक्षा का सामान्य कार्य क्या होगा? हमारे शरीर का भला, हमारे शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, हमारा संस्कार अच्छे हो हमारे अंदर, तो ये सब हमारे सामान्यतः कार्य शिक्षा के नॉर्मल काम है। फिर मानव जीवन में शिक्षा के कार्य, भाई मनुष्य के जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? मनुष्य अपने जीवन में धन संपदा, पैसा, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता है, सुख सुविधाएं पाना चाहता है, तो कैसे होगा? शिक्षा से होगा। कोई समाज को सुधारना चाहता है तो भी कैसे होगा? शिक्षा से होगा। तो ये सब मानव जीवन में शिक्षा के कार्य हैं। उसके पश्चात राष्ट्र जीवन में शिक्षा के कार्य क्या है? अगर आपको राष्ट्र की रक्षा करनी है, राष्ट्र का विकास चाहते हो, तो अगर आपको आर्मी में जाना है, एयरफोर्स नेवी में जाना है, तो आपको क्या करना होगा भाई? आपको पहले पढ़ाई लिखाई करनी होगी, तो शिक्षा से ही हो पाएगा। आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, अर्थात आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी आपने सोच लिया कि आप इस देश का, इस समाज का भला करोगे, आप राष्ट्र का विकास चाहते हो, तो आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।
तो भाई राष्ट्र जीवन में भी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो आप ये सारे लिख सकते हो इसमें कि शिक्षा के सामान्यतः 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला, शिक्षा के सामान्य कार्य लिख दीजिए कौन कौन सी चीजें हैं। दूसरा, मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य में है तो वो भी लिख दीजिए। तीसरा, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है, राष्ट्र को भले के लिए क्या क्या शिक्षा जरूरी है तो भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी दीजिए। भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार दिए हैं, जो 6 हैं, हमने वस्तु इसमें पढ़ा, उनकी जानकारी देना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारे भारत के संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स है, टोटल 6 जो है फंडामेंटल राइट्स है। वो 6 कौन से हैं? पहला, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। मैं अंग्रेजी में भी आपको बता रहा हूं, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, यानी कानून की नजर में सब कोई सेम है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी चाहते हैं, भारत के संविधान की विशेषताएं जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें हमने सिर्फ भारत के संविधान के बारे में बात की है। उस पूरे एक मैराथन वीडियो लेक्चर में, वो 1 और 1 वीडियो लेक्चर है, सिर्फ एक ही, और उसमें संविधान के बारे में सब कुछ है। वो एक वीडियो देख लीजिए, संविधान की पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी से कहता हूं। तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगी आपको, उस लिंक के थ्रू आप वो वीडियो देख पाएंगे। हमारी चैनल की वीडियो है तो देख लीजिए, आपको संविधान के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो संविधान से संबंधित कोई भी सवाल पूछेगा तो सब जान पाएंगे, उसमें बहुत डिटेल में समझाया मैंने। ठीक, तो भाई भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी, पहला, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। समानता का अधिकार का मतलब होता है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि कानून की नजर में सब समान होंगे। कानून या सरकार कभी भी किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म, नाम, संप्रदाय, किसी के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। कानून की नजर में सब समान है। मतलब अगर अमीर आदमी जिसके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है वो भी मर्डर करता है तो उसको भी फांसी होगी। एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं वो भी मर्डर करता है तो उसको भी फांसी होगी। कानून की नजर में सब सेम है। स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, मतलब अपने मन से कहीं भी हम घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, तो ये हमें अधिकार है। लेकिन कुछ लोग स्वतंत्रता के अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि गाली दो, मेरी मर्जी है, मुझे बोलने का अधिकार है तो मैं किसी को गाली दूंगा, किसी को भी बुरा बोलूंगा, नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप तब तक बोल सकते हैं, आप वो कार्य तब तक कर सकते हैं जब तक आपके अधिकार से किसी और के अधिकार को नुकसान ना पहुंचे। जैसे मुझे बोलने का अधिकार है, मैं बोलूंगा, लेकिन मैं किसी को अगर गाली दूंगा, अगर मैं किसी को बुरा बोलूंगा तो वो उसके अधिकारों का क्या हो, हनन हो जाता है, उसके अधिकार छीने जाते हैं, तो मुझ पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अगर कोई आपका शोषण करता है, आपको सताता है, मारता है, पीटता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये अधिकार के द्वारा ही। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने मन से कोई भी धर्म मानने का, उस धर्म में पूजा पाठ करने का आपको पूरा अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। कोई आपको कहता है कि ये धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ तो बिल्कुल गलत है, उसके ऊपर केस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना धर्म मानने का, अपने धर्म स्थल पर जाने का पूरा अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। अगला, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आप अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को बचाने के लिए अगर शिक्षा देना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। ठीक, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपको संवैधानिक उपचार, यानी कि आपको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, इनमें से कोई अधिकार नहीं मिल रहा, आपके साथ क्राइम हो रहा है, गलत चीजें हो रही हैं, तो आप इस अधिकार का इस्तेमाल करके कोर्ट जा सकते हो सीधा, या पुलिस स्टेशन भी जा सकते हो। याद रखिएगा। तो ये सारे जो है संविधान में द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की जानकारी। अगला देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो भारत का संविधान जो है लार्जेस्ट एंड रिटर्न, यानी व्यापक और लिखा हुआ है, बहुत बड़ा है। भारत संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वगैरह वगैरह, यानी कि मौलिक अधिकार दिए हैं। भारत के संविधान की विशेषताओं के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। भारत के संविधान की कई विशेषताएं हैं। भारत का संविधान जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है, लिखित रूप में है। भारत का संविधान रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है, यानी इसे बदलना बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है। तो बहुत सारी चीजें, हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं वो सब इसमें लिखी गई है। हमारा देश जो है बहुत सारे चीजों को फॉलो करता है, हम लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, हमारा खुद का एक संविधान है, वगैरह वगैरह। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की खासियतें हैं। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वो वीडियो जाकर देख लो, आपको संविधान के बारे में सब पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।
शिक्षा के उद्देश्य को, यानी हमें शिक्षा जो हासिल करनी है तो क्यों हासिल करनी है, उसके उद्देश्य कैसे बदलते हैं। जैसे मैं छोटा था तो मुझे लगता था डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि नहीं भाई, परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इतना सारा पैसा खर्च करके डॉक्टर बन पाएंगे, तो वो मैंने प्लान गिव अप कर दिया, मैंने त्याग दिया। तो हमारा उद्देश्य जो है ना शिक्षा का, वो बदलते रहता है। तो उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारण है, किन वजहों से बदलता है, वो पूछा गया है। तो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, दर्शन यानी कि फिलॉसफी, जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लाइफ की फिलॉसफी, राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आपकी थिंकिंग, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं। जी हाँ, जैसे मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया डॉक्टर बनने वाला, तो आर्थिक दशाएं हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल जो होता है, इन सब कारणों की वजह से, इन सब चीजों की वजह से हमारा सोचने का, हमारा पढ़ाई करने का जो उद्देश्य है वो बदलते रहता है, एजुकेशन का उद्देश्य बदल जाता है। अगला, शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। समझाइए भाई, शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात को आपको बताना है। तो भाई शिक्षा तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी मानवों का। शिक्षा से हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपना आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक, नैतिक विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं, पूरे देश का विकास कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे लिख लोगे, मुझे पता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए टोटल 20। इनके द्वारा ही आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल कर पाओगे। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न उत्तर हो गए इस इकाई 2 के। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सभी विषयों के वीडियो देखना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में सभी विषयों की वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको पूरे विषय के नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको सारे नोट्स एकदम डिटेल में अच्छे से मिलेंगे, जिससे पढ़कर आप 90% हासिल कर पाओगे डीएलएड की परीक्षा में गारंटी के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप लिंक फॉलो करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम की, फेसबुक की लिंक है, तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।